कारण सोने की चमक का है कि सेंट्रल बैंक्स इस समय अपनी जो टोटल एलोकेशन है वह चेंज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। चाइना भी यूएस ट्रेजरी में इतना अब नहीं निवेश कर रहा है। सो धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन सेंट्रल बैंक जो हैं वह यूएस ट्रेजरी से हटके गोल्ड में डाल रहे हैं और एक वो बड़ी डिमांड आ रही है जो हिस्टोरिकल नहीं थी। क्या एक ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग हायर और इंटरनेशनल ऊपर जाएगा तो जाहिर है इंडिया में भी ऊपर जाएगा। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया। अगर आप लेट 90s की बात करें, जब एशियन करेंसी क्राइसिस हुई थी, तो जो सेंट्रल बैंक्स का रुझान था वो ये था कि आप गोल्ड बेचिए और डॉलर खरीदिए। और ये नौबत आ गई थी कि मतलब सेंट्रल बैंक्स ने एक वॉशिंगटन अकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने लिमिट कर दिया था कि आप 400 या 500 टन से ज़्यादा गोल्ड नहीं बेच सकते हैं। तो वो एक दायरा था जब एवरीबडी वांटेड टू बी 100% इन गोल्ड लेट 90s में। 25 साल के बाद अभी आप देखें तो पिछले 10 साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, 10 या 20 साल का, 20 साल पहले टोटल होल्डिंग्स जो थी यूएस ट्रेजरी की एग्रीगेट बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, वो 75% थी। आज वो 60% से नीचे गिर गई है। आप कह सकते हैं कि 20 साल में ये बहुत ही ग्लेशियल ट्रेंड है, लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो अगले 20 साल में डॉलर जो है वो एक माइनॉरिटी होल्डिंग हो जाएगा सेंट्रल बैंक्स का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ओवरनाइट चेंज होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो ये है कि 2008 के बाद और कोविड क्राइसिस के बाद एक्सेलरेशन हुआ है गोल्ड का एक्विजिशन का सेंट्रल बैंक्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका सबसे बड़ा एसेट जो आप होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसकी कोई गाइडेंस ही नहीं दे पा रहे हैं सेंट्रल बैंक। अभी देखिए, अभी जैसे जो यूएस सेंट्रल बैंक्स हैं, दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम ऑलवेज। जब वो कह रहे हैं कि हम डेटा बेस्ड आपको व्यू देंगे इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट्स का, तो आप समझ सकते हैं कितनी हेडेक है सेंट्रल बैंक्स के लिए कि मैं ट्रिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खरीद के बैठा हूँ पोर्टफोलियो। इसलिए आपने एक स्टॉक खरीद लिया, आप वेट कर रहे हैं कि उसका, एंड ये आप यू आर मैनेजिंग दिस एज अ ट्रस्टी। आप एक पूरे देश के ट्रस्टी हैं, आपका अपना पर्सनल पोर्टफोलियो नहीं है। आपकी जवाबदारी है गवर्नमेंट को, आपकी जवाबदारी है लोगों को। सो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि डॉलर ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, और इसलिए गोल्ड का जो जिसे मैं कहता हूँ अपील, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्रेडिट रिस्क व्यू किया जा रहा है। आजकल बहुत सीरियस लोग भी बात कर रहे हैं कि शायद 10 साल 20 साल पहले हम नहीं बात करते थे यूएस का डिफॉल्ट का, लेकिन ऐसा हो सकता है आगे आने वाले डिकेड्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गोल्ड में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, मार्केट रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काउंटर हो जाता है हेजिंग अगेंस्ट करेंसी फ्लोस। तो ये 3-4 रीजंस हैं। इसलिए गोल्ड जो है, अगर आप नियर टर्म की बात करें मार्केट की, तो अब कोविड को भी हुए भी 3-4 साल हो गए। तो कोविड से अगर आप देखें, फिक्स्ड इनकम जो है वो एक बहुत ही वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है अगर आप ग्लोबली देखें तो। और इसीलिए जो रोटेशन हुआ है वो इक्विटी में हुआ है, और फिक्स्ड इनकम को ना प्रेफर करके लोगों ने गोल्ड में पैसा डाला है। तो ये 3-4 रीजन जो है जिन्होंने बहुत स्ट्रांग टेलविंड दी है गोल्ड को। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइमों में ये फैक्टर्स हो सकता है कुछ बढ़ जाए कुछ कम हो जाए, लेकिन ये सस्टेन रहने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। ओके और यही वजह है क्योंकि सबसे दुनिया के सबसे क्रेडिबल हैंड्स के पास सोना रहता है। और जब हम प्रोमो बना रहे थे गोल्ड महाकुंभ का, तो उसमें हमने नाम भी दिया था कि सोना कभी सोता नहीं, इसलिए कि आप कहीं भी सोने को बेच सकते हैं। जैसा जय कह रहे थे, दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त अब बैंक्स बंद हो जाते हैं, लेकिन आपके अपने ज्वेलर है, वहाँ पर जाएं और अपने गोल्ड को भुना सकते हैं। और लगातार यही वजह है कि सेंट्रल बैंक्स की जो होल्डिंग है, उनका जो मार्केट शेयर है, वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और खास करके रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कुछ नंबर्स आप अगर शेयर करना चाहें कि किस तरह से मार्केट शेयर में बदलाव हुआ है गोल्ड की होल्डिंग में जो रिजर्व करेंसी के तौर पर। नहीं तो अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा इजाफा इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स ने किया हुआ है। अगर मैं टॉप 4 कंट्री की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खरीदारी चाइना, टर्की, पोलैंड और इंडिया ने की हुई है। एंड इसका रीज़न ऑलरेडी बताया जा चुका है कि थोड़ा सा एक हट रहे हैं यूएस ट्रेजरी में एक्सपोजर से, डॉलर पे डिपेंडेंसी घटानी है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की काफ़ी बाइंग आ रही है एंड काफ़ी कंसिस्टेंटली आ रही है। इवन इस लेवल्स पे भी आ रही है फ्रॉम ऑल दीज इमर्जिंग
मार्केट्स के सेंट्रल बैंक से, एंड ये ट्रेंड हम लोग आगे भी देखेंगे अगले कई सालों में, बिकॉज आई थिंक दैट ट्रेंड टुवर्ड्स यूएस की ट्रेजरीज के ऊपर थोड़ा लेस डिपेंडेंट होना, डॉलर के ऊपर कम डिपेंडेंट होना, दैट ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू. सो वो खरीदारी एक स्ट्रॉन्ग आती रहेगी. ओके. चलिए, तो यहाँ पर शुभांकर आपको भी जोड़ते हैं. मेरे ख्याल से सचिन जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पर. दोनों से एक एक सवाल लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. और मेरे ख्याल से डिमांड आउटलुक भारत के लिहाज से शुभांकर अगर मुझे समझना हो तो किस स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ग्लोबल फैक्टर्स और मैक्रोस पर तो हमने बात कर ली है. भारत की ओर से अगर मैं डिमांड ट्रेंड समझना चाहूँ, खासतौर से अगर मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूँ, तो आप किस तरह ट्रेंड में बदलाव देख रहे हैं और किस तरह का कोई नया ट्रेंड आपको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हम लोग का जो डिमांड ट्रेंड के बारे में अगर देखा जाए तो Q1 में ओवरऑल सेल्स थोड़ा डाउन था, क्योंकि गोल्ड का प्राइस मार्च या फरवरी मार्च के तुलना में बहुत जंप कर गए थे. फिर इलेक्शन का माहौल था या समर वेव्स चल रहा था, तो रिटेल थोड़ा स्लो था. मगर ड्यूटी कट करने के लिए Q2 में हम लोग देखे कि गोल्ड का डिमांड कंज्यूमर के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर गए. तो Q1 में अगर हम लोग 7.5% का ग्रोथ देख रहे थे, तो Q2 में वो ग्रोथ अपवर्ड ऑफ 15% हो रहा था. सो डिमांड ट्रेंड भारत में 700 से 800 टन के बीच में रहते हैं. सचिन जी और एग्जैक्टली नंबर्स बता पाएंगे, बट हम लोग के हिसाब से इस बार 15% ग्रोथ हम लोग डिमांड ट्रेंड में देख रहे हैं. तो अगर लास्ट ईयर 700 टन के आसपास था, तो इस बार वो 800 टन के आसपास होना चाहिए. ये लास्ट 2-3 दिन गोल्ड का प्राइस जंप करने के लिए थोड़ा कस्टमर्स के अंदर में एक संकोच आता है कि इतना शॉर्ट टाइम में जंप हो गया है. बट जब तक ये जंप नहीं हुआ था, तब तक कंज्यूमर्स में सामने में वेडिंग के सीजन थे और लोगों का जितना सेविंग्स का पैसा था, ये एक मौका मिला था उन लोगों को कि ड्यूटी कट हुआ है, तो वो लोग खरीद रहे थे. तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 12 से 15% वॉल्यूम में डिमांड जंप करना चाहिए. ये बहुत बड़ा नंबर आप बता रहे हैं. तो आपका ये मानना है कि गोल्ड की जो ग्रोथ रहेगी इंडिया में वॉल्यूम टर्म में इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा रहेगी? बिकॉज ये जो 12% का आप नंबर बता रहे हैं, हिंदुस्तान की जीडीपी की ग्रोथ 7 से 8% है, और आप ये मान रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ गोल्ड के अंदर यह साल भारत की जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा रहेगी. करेक्ट, क्योंकि लोगों में एक चीज हम लोग इंडियन कंज्यूमर्स के अंदर देखे हैं, ये अपना एक्सपेक्टेशन है कि ये जिस हिसाब से इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस अपवर्ड जा रहे हैं, और टायर 2-3-4 टाउन्स में हम लोग एक अलग तरीके से ग्रोथ देख रहे हैं. समहाउ मे बी मानसून अच्छा हुआ था, और जिस हिसाब से कंजम्पशन हो रहा है अर्बन सिटी सेंटर्स में तो हो रहा है जो भी चल रहा है, मगर स्मॉलर टाउन से रिस्पॉन्ड और ज्यादा आ रहे हैं. तो इस हिसाब से आई थिंक दैट जैसे डॉलर का प्रिंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, अभी सामने में इलेक्शंस है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो होगा तो और लिक्विडिटी मार्केट में आएगा. तो आई थिंक दैट लोगों के अंदर ये एक सोच रहेगा कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा. और इस हिसाब से इन्वेस्टर डिमांड बोलिए, कंजम्पशन डिमांड बोलिए, इंडिया का जो कंजम्पशन लेवल्स है वो भी बढ़ने वाले हैं. रिसाइकल गोल्ड का एक ट्रेंड है, वो एक अलग चीज से हम लोग को देखना चाहिए कि 20, 22, 25, 30% तक लोग अपना ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज करके न्यू ज्वेलरी ला रहे हैं. मगर अदर देन दैट अपने को तो 12 से 15% का ग्रोथ दिख रहा है. ये बड़ा नंबर है. हम कहते हैं कि इंडिया में इक्विटी मार्केट से जो ग्रोथ आ रही है, अर्निंग्स की 12-13% की ग्रोथ आ रही है, उसके मानने में अगर गोल्ड वॉल्यूम की ऑफटेक 12-13% हो सकती है, तो इतने लार्ज बेस पर where India is one of the largest reserves of gold in the world, both in terms of real and also in terms of investment, I think that's a very big number.